ठीक है, तो बोन्स का शेप एंड साइज के अनुसार कैसा बता थोड़ा सा। यस बेटा, वॉइस इज क्लियर? यस हेलो। सर। यस सर। हाँ, तो लास्ट टाइम पे हम जो डिस्कशन कर रहे थे हमारे बीच में छूट गए थे, हम लगभग 60 बोन तक पहुंच गए थे। ठीक है, लेकिन हम इसको स्टार्टिंग फिर से कर ले रहे हैं थोड़ा सा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। बोन्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? अकॉर्डिंग टू द शेप एंड द फॉर्मेशन, कि उनकी आकार और उनका कैसे प्रकार जो है, किस तरह की बनावट है, उसके आधार पर जो है हड्डियों को 5 तरह से डिवाइड किया गया है बोन्स को। तो पहली उनमें थी लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स आर द फाउंड मेनली इन अपर एंड लोअर लिम्स। These bones act as a lever in our body and the help is making movement possible. Long bones such as a humerus and the femur जो बोली जाती हैं कि ह्यूमरस एंड फीमर बोन्स जो है, जो हमारे ऊपरी और कहते हैं कि दोनों हाथों पर और पायों पर पाई जाती हैं, ये हड्डियां, ये लॉन्ग बोन्स होती हैं। जो है शरीर में सबसे अधिक लंबी हड्डियां जो बोली जाती हैं, जो पाई जाती हैं, यही हड्डियां हैं। ठीक है, तो इन हड्डियों में क्या होता है मेन कि प्रत्येक अस्थि जो है एक तो शाफ्ट होती हैं और ये अंदर से पोली होती हैं ये हड्डियां। ठीक है, तो इनके अंदर जो है मस जो है कि जो है एक तरह का कुछ आप जो है जब देखेंगे किसी मसल किसी जब बोन्स टूटती हैं तो उनके बीच में जो एक अस्थि मज्जा बोली जाती है जो पाई जाती है, तो इस टाइप की जो खोखली हड्डियों के बीच में एक बनावट के आधार से जो है होती है अस्थि मज्जा भरी हुई होती है इनके अंदर। यह हड्डियां प्रायः हल्की तो होती हैं, लेकिन क्या होती है उन और हड्डियों की समानता जैसे होती है कि मजबूत भी होती हैं और हल्की भी होती हैं और लंबाई में लंबी भी होती हैं यह हड्डियां। परंतु कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी हड्डियों की अपेक्षा यह हड्डियां कम मजबूत हैं। इन हड्डियों के भीतर जो अंदर कहते हैं ना कि येलो बोन मैरो जो बोला जाता है आपने, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं, वो भरा हुआ होता है जहाँ पर पोलापन होता है। इन जो कहते हैं इनके भीतर जो अस्थि मज्जा होता है उसका मेन क्या वर्क भी अलग अलग होते हैं। जो है आगे हम जो पढ़ेंगे तो उनके वर्क भी जो है डिवाइड होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बोन्स की बात कर रहे हैं। तो हम जो शरीर में सबसे अधिक जो लंबी बोन्स पाई जाती हैं तो आपके यानी कि दोनों हाथ पैरों पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें शॉर्ट बोन आपके में। दीज बोन्स आर द शॉर्ट बोन्स लेंथ, hence these are the called as short bones. For the example carpus and the tarsal, यानी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो छोटी हड्डियां होती हैं तो प्राय आपके जो हाथ और पैर पर जो फिंगर के ऊपर, यानी जिसे आप गदेलिया बोलती हैं पंजे, इधर पर यह पाई जाती हैं इस तरह की हड्डियां। यह आकार में छोटी होती हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कि बल्कि ये कहते हैं सॉफ्ट में एक स्पंजी आकार की होती है, छोटे छोटे पिंड के समान की संरचनाएं इन हड्डियों की होती हैं। ये हड्डियां ये आकार में एक बॉक्स टाइप की तरह भी हो सकती हैं। ये आपको प्राय कलाई के जो रिब्स आप बोलते हैं, और ये टकने यानी कि अस्थि के प्रमुख उदाहरण है। इनकी प्रमुख गतिविधियां, इनका प्रमुख योगदान यानी कि मूवमेंट में जो है प्रमुख योगदान देते हैं इस टाइप की हड्डियां। Flat bones. Usually these bones are the found where the protection are the required, such as the bones in skull, scapula and the ribs. इस तरह की जिनमें सरफेस जिनका ज्यादा चौड़ा होता है या चपटी आकार की संरचना लिए हुई हड्डियां होती हैं, उनको हम जो है फ्लैट बोन्स कहते हैं। ये हमारे जो है चेहरे के कुछ भाग पर जो है पाई जाती हैं। स्कैपुला यानी कि कंधे के पीछे साइड में जो बोन्स होती है, या रिब्स में यानी कि रिब्स मीन्स आपकी पसलियों पर इस तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। ये जो है आपको कहीं भर जो प्रोटेक्शन करती हैं चोट से गिरने पे, और जो है किसी ऐसे जो है जब आपकी किसी चोट दुर्घटना इंजरी वगैरह होती है उसमें जो है आप सरफेस में गिरे उस समय बॉडी को प्रोटेक्शन देने में इस तरह की हड्डियां काम देती हैं, क्योंकि सरफेस ज्यादा लेती हैं। इरेगुलर बोन्स, ये हड्डियां जो इरेगुलर मीन्स ये क्रमहीन, हम इनको हड्डियां बोलते हैं। इनके क्रमहीन हड्डियां इन अस्थियों को कहते हैं कि जिनका आकार को शब्दों से हम व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये अस्थियां प्राय छोटी और चपटी अस्थियों की तरह ही होती हैं, लेकिन इनके आकार में एक अनिश्चितता होती है। कोई इनका शेप एंड साइज कहते हैं ना नहीं होता, कहीं छोटी है कहीं बड़ी हो सकती है। इनका बेस्ट एग्जाम्पल होता है उदाहरण यानी कि बैक बोन की जो आपकी बोन्स होती हैं, यानी कि मेडुलस जो उसे बोलते हैं कि एक कार्डेटा प्राणी, यानी कि जो हम बैक बोन बोलते हैं, उसमें जो एक तितली के समान की संरचना है जो पाई जाती है हड्डियों की, वो हड्डियां रेगुलर बोन्स के अंतर्गत
आती हैं। यह एक साथ मिलकर सही आकार या सुंदरता प्रदान करती हैं शरीर को। यानी कि अगर बैकबोन अगर हटा दी जाए तो क्या होगा, आप जो है सीधे से स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज को समझ लीजिए। These bones have a circular shape, so these bones cannot be grouped under any proceeding hands and the vertebrae. In the good example, these bones, यानी कि वर्टिब्री कॉलम बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल जो है वर्टिब्री, या साइंस का आप पोर्शन पढ़ेंगे तो वर्टिब्री, नॉन वर्टिब्री, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा के नाम से भी हम जानते हैं, जिनकी बैकबोन यानी कि पीठ की हड्डियां। और इसमें है लास्ट में सिनुसॉइड बोन्स, ऐसी हड्डियां जो कहते हैं नहीं कि ये हड्डियां एक बहुत ही छोटी आकार की होती हैं, जो दो जहां पर ज्वाइंट्स होता है उनके बीच पर ये जो है डेवलप हो जाती है। इस तरह की हड्डियां जो है, जिसको हम कहते हैं कि जो है, आप अगर इसमें फिगर में देखेंगे तो यानी कि पटेला के नाम से भी जानी जा सकती है। इन हड्डियों को हम जानते हैं, और इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है फॉर द दीज वर्ड सिनुसॉइड इज डिवाइडेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड sesamus as a seed of the sesamus, and the ideas from the resemblance. These bones are found in knee, patella and the foot, यानी पैर के जो है बीच पर, जो आप कहते हैं कि घुटनों के पास जो है पाई जाती है, इस टाइप की हड्डियां जो है ये विकसित कर जाती है। ये जो है इनको हम सिसमोइड बोन्स कहते हैं। अब अगला है आपका इसमें ज्वाइंट्स, टाइप ऑफ द ज्वाइंट्स। जो है आपकी जो है ज्वाइंट्स जो है, जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उस जगह पर एक ज्वाइंट्स डेवलप होता है। सर सुनिए। हाँ बेटा। सर यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है कि दीज बोन्स आर फाउंड इन नी, हैंड एंड फुट, तो नी का तो समझ में आया, बट हैंड और फुट में किस सरफेस पे पाई जाती हैं? मींस आपने इसके पहले में बोला कि वहां पर जो फ्लैट पाम्स रीजन होते हैं वहां पर पाई जाती हैं, तो फिर जो सिसमॉइड बोन्स है वो मतलब कि हैंड और फुट में किस रीजन पे पाई जाती हैं? बेटा पटेला मीन्स आपको जैसे मैंने भी बताया कि ये घुटने का जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहां पर जो आपको बोलते हो कटोरी बोलते हो, जो रीजन जो है मूवमेंट के समय में आप पैर टच कर देखो उस जगह पर पाई जाएंगे। हैंड पर आपके उस पोजीशन पर जहां पर ये ज्वाइंट आपका कहते हैं कि आपको जो बोला जाए कि ज्वाइंट्स आपके अभी आगे आके आएगा आपके में ज्वाइंट्स कि 5 तरह के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं आपके में। तो ये ज्वाइंट्स जहां पर होते हैं मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ इसमें कि ये ज्वाइंट्स आपका पाया जाएगा कि जैसे हम बोलते हैं कि हिंग्स ज्वाइंट, ठीक है। तो हिंग्स ज्वाइंट के जहाँ पे डर से अपोजिट साइड पे वहां पर पाया जाएगा। तो आपके घुटने में हो गया और हाथ की कोहनी पर इस जगह पर पाया जाएगा, अपर एंड लोअर लिम्ब पर। ठीक, जी सर। तो अब हम आ जाते हैं आपके में क्या है ज्वाइंट्स, ठीक है। तो ज्वाइंट्स ऑफ द बोन्स, तो इसमें मेन है क्या कि जब दो हड्डियां आपस में जहां पर मिलती हैं वहां पर ज्वाइंट्स मिलता है। ये हमारे क्या है वहां पर क्या किसी की लोकोमोशन या चलने की क्रिया को करने में सहायक होते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ये ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट्स है ये ज्वाइंट्स आर एन articulation of the union of the only 2 or more bones of the skeleton, जहाँ एक या दो से अधिक दो हड्डियां मिलती हैं वहां पर ये ज्वाइंट होते हैं। स्टडी ऑफ द ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी इन द फैक्ट, यानी कि हम इसको कहते हैं कि आर्थोलॉजी के अंतर्गत हम इसको आप पढ़ सकते हैं। इस जो ज्वाइंट के अध्ययन होते हैं तो इसमें 3 तरह के प्राय ज्वाइंट बताए गए हैं जिनका क्लासिफिकेशन है। तो कि जैसा कि हम बता रहे कि हम टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, जैसे इसमें डिस्कशन किया जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपको बुक्स में मिले हैं वो फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, जो टाइप 5 और 6 तरह के। लेकिन इसमें से थोड़ा सा डिस्कशन दिया गया, थोड़ा सा विस्तार किया गया है जो ज्वाइंट्स के बारे में, कि कुछ ज्वाइंट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो ज्वाइंट्स होते हैं लेकिन ये जो है आपस में जो है चलायमान नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं कि जो है ये जो है ज्वाइंट्स जो है एक मूवेबल ज्वाइंट नहीं होते, प्री मूवेबल ज्वाइंट्स नहीं होते हैं, आसानी से जो है इनको जो है चलायमान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ज्वाइंट के नाम पर जुड़े हुए सिर्फ भी होते हैं, ठीक है।
तो इसमें से क्लासिफिकेशन आप जॉइंट्स हम देखेंगे तो उसमें जॉइंट्स आर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द मूवमेंट दैट दे आर कैपेबल ऑफ द देयर स्ट्रक्चरल composition. So according to the capability of the movement we can classify the joints in their three categories. हम उनको उनके जॉइंट के आधार पर 3 कैटेगरी पर जो है डिवाइड कर अध्ययन कर सकते हैं जो जॉइंट्स किए गए हैं। धन्यवाद क्योंकि अभी तक जो आपने अध्ययन किया है तो फ्री मूवेबल जॉइंट्स का ही अध्ययन किया था, लेकिन अब थोड़े से जॉइंट्स के बारे में, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल बताया जाए कि हेड पर जॉइंट्स कई हड्डियां मिलकर जो है आपके जो कहते हैं कि हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम में कि जो हड्डियां जो है सिर के ऊपर जो है आपके मेन जो मस्तिष्क को सेव करती हैं या बचाती हैं, जो मस्तिष्क जैसी पोजीशन होती है वहां पर ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं जो कि अक्सर जो हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स तो होते हैं लेकिन हिल डुल नहीं सकते हैं जॉइंट्स, तो ऐसे जॉइंट्स को हम इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, चेहरे पे भी ऐसी कई हड्डियां पाई जाती हैं जहाँ पर इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। थोड़ा सा अगर हम विस्तार से इसको टाइम 30 थोड़ा विस्तार से मैं अपनी बुक खोल रहा हूँ दूसरी, उसमें से थोड़ा सा विस्तार से इन जॉइंट्स के बारे में, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है कि थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूं ताकि क्या है कि आगे आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना पड़े, क्योंकि अगर बताया भी जाए तो कायदे से बताए तो ज्यादा ठीक रहता है कि सभी चीज में जानकारी हो। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के बारे में। तो जो मेरी बुक में और आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, क्या है कि उसमें से थोड़ा सा विस्तार से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हटके भी अगर मैं बता दूं तो उसको थोड़ा सा आप उस तरह मत लीजिएगा, लेकिन रिलेटेड टू जॉइंट्स ही है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2 या 2 से अधिक जब हड्डियां मिलती हैं तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, जोड़, या कहते हैं कि हम जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कंकाल तंत्र जो होता है हमारा एक मुख्य रूप से 3 प्रकार के यहाँ पर जोड़ पाए जाते हैं अपने विशेष प्रकार की संधियों कारण जोड़ों में सहायता से, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में एक गति लोकोमोशन करने में सहायक होते हैं और ये सही आकार ग्रहण करने की क्षमताएं को भी बढ़ाता है। एक कहते हैं स्ट्रक्चर यानी कि रचना और गतिविधियों के आधार पर संधियों यानी कि जोड़ को मुख्य रूप से 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं अचल संधि, यानी कि होते तो जॉइंट्स हैं लेकिन जो है वो जो है आसानी से हिल डुल नहीं सकते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स क्या होते हैं, शरीर में जहां कहीं भी इस प्रकार के जॉइंट्स आपस में जुड़ती हैं उनकी कोई भी गतिविधियां नहीं होती, उस स्थान की संधि को अचल संधि यानी कि अनमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। ये अनमूवेबल जॉइंट्स के स्थान जोड़ने वाली अस्थियों का आपस में सीधा संपर्क रहता है और इनके बीच कहते नहीं कोई दूसरी बोन्स नहीं होती या मसल्स नहीं होती। ऐसे इस प्रकार के किसी भी प्रकार की गति इन जॉइंट्स में नहीं हमको मिलती है कि हम वहां से कोई वर्क कर लें या कोई ऐसा कुछ वर्क उसका यूज कर लें। जैसे मैंने बताया कि आपके हेड में पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए आपकी हेड की बोन्स बोली जा सकती हैं जिसको हम कहते हैं कि स्कल की विभिन्न प्रकार की अस्थियां जो आपस में जुड़ी होती हैं, तो इनको हम जो है इमूवेबल जॉइंट के अंतर्गत इस तरह की हड्डियों को पढ़ सकते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है। और कभी कभी आपके जो कहते हैं टीथ और जो मसोड़ों के बीच में बनने वाली जो है जो एक जोड़ होता है हड्डियों का, कि ये जैसे कहने के मतलब कि आपके जो टीथ हैं और लोअर जा है, ठीक है, जबड़ा, यहाँ पर क्या होती है दोनों जो है आपस में जुड़े तो होते हैं लेकिन क्या होती है इनमें कुछ गति, क्या ना आपके दांत हिल सकते हैं ना जबड़ा, लेकिन जबड़ा टूटता जो है ऊपर नीचे होता है। तो इस टाइप की हम कहते हैं कि आपके जो है कहते हैं कि एक जो है जबड़े में जो हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं यहाँ पर ज्वाइंट तो है लेकिन क्या मूवमेंट नहीं है। तो इस टाइप का ज्वाइंट आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, एक सिर पर जो है आपके जो है 5 भागों में डिवाइड होता है, चाहे 4 भागों में डिवाइड होता है लेकिन उनमें कुछ मूवमेंट नहीं होता सिर के ऊपरी वाले भाग में, तो ये इमूवेबल ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें मूवमेंट नहीं होता, हम तो ऐसे सिर हिलाते हैं, मूवमेंट तो हो रहा है ना बेटा, आपके पूरे सिर पर मूवमेंट हो रहा है लेकिन आपके जहां पर सिर में बाल उगे हुए हैं सिर पे, समझ में आया, उस पार्ट की हड्डियां 4। हाँ बोलो।
स्कल की वही बोन्स बोनी जाएंगी जहां पर वो 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं, जिसको आप कहते हो ना आगे का भाग, पीछे का भाग, बगल साइड के। तो इस भाग में डिवाइड होती हैं 4 प्रकार से। ठीक है। जब किसी का, अब थोड़ा सा जब आप जानकारी ले रहे हो तो थोड़ा सा और दे दूं। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके दौरान जब कितनी की डेथ हो जाती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, तब वहां पर उसका यही सिर फोड़ा जाता है। ठीक है। तो सबसे मजबूत, और इसी भाग को फोड़ कर 4 भागों को अलग किया जाता है। वहां से उसका जो है माइंड निकाल कर कहते हैं उसका वेट किया जाता है कुछ। एक उनका एक ऐसा सिस्टम होता है कि इस टाइम पर इतना वेट होना चाहिए, अगर जितनी देर बॉडी डेथ हो गई होती है उतना ही वेट में कुछ अंतर आता है। तो वो किसी भी बॉडी का जो है जब पोस्टमार्टम करते हैं तो जो है ब्रेन निकाल कर उसका मेजर करते हैं। तो इसी आधार पर उसकी जो है टाइमिंग बताते हैं कि इस टाइम पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो वहां पर ये ज्वाइंट पाए जाते हैं, तब ये खोले जाते हैं। और ऐसे साधारणतः ये खुल नहीं पाते हैं ज्वाइंट्स, और न इनमें कोई गति होती है। Next has slightly movement joints. These joints are surface of the bones are the separated by the some traveling substance, and the only slight movement is possible. These joints include two types of the symbiosis and the जो इस तरह के ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो आपके क्या अभी बताया मैंने, आपके इस तरह के ज्वाइंट जो पाए जाएंगे नंबर 2 के स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, यानी कि हल्का फुल्का उनमें से लोकोमोशन होता है, यानी कि हल्की फुल्की सी गतियां उनमें से पाई जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, यानी कि अर्धचल संधि बोलते हैं हिंदी में। कि थोड़ा बहुत इनमें जो है गति देखने को मिल सकती है। शरीर में कई स्थानों पर कहने थे कि स्कल पे जो है स्केलेटल सिस्टम में इस तरह की हड्डियां जो है देखने को मिल सकती हैं, आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं, जिनके अल्प यानी कि छोटी सी गतियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की संधियों को हम कहते हैं कि एक अर्धचलमान गतियों के नाम से जानते हैं। प्राय ये जो है क्या होता है, थोड़ा सा दबाव पड़ने पर या किसी कारण पर हल्का सा मूवमेंट इनका में गति देखने को मिलती है। इस प्रकार की इनका उदाहरण एग्जाम्पल आपकी क्या है, ये जो पसल जो रिप्स बोली जाती है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, या आपके लिगामेंट की सहायता से जो मूवमेंट थोड़ा सा होता है तो आपकी बैक बोन पर जो है होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसमें ज्यादा मूवमेंट तो नहीं होता है, लेकिन हल्का फुल्का मूवमेंट हो जाता है। इसको स्लाइटली मूवमेंट ज्वाइंट के अंतर्गत हम जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ना जो 3rd नंबर का है जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके जो बहुत ही बार भी क्वेश्चन में आएगा, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, जो आपने लगभग क्लास 2nd 3rd से स्टार्ट किया हुआ पढ़ना, अभी भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ये लगभग 5 या 6 तरह के पाए जाते हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स भी बोले जाते हैं इसको। तो ये ज्वाइंट्स जो है कहते हैं शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले संधि, स्वतः चलयमान संधि है, जिसको साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहलाती हैं। These joints are also called as synovial joints. These joints include the most of the joints of the body. These adjustments in of the bones are the covered with the hyaline, the cartilage, and the other surrounded by a fibrous articular, यानी कि ये जो आपकी हड्डियां होती हैं प्राय जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो आपके शरीर के कई भागों में पार्ट में देखने को, जैसे टाइप्स ऑफ 5 या 6 तरह की हम बात कर रहे हैं डिस्कशन होगा। ये हड्डियां क्या होती हैं आपस में, जिसको आसानी से इसका मूवमेंट आप आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस टाइप के मूवमेंट होते हैं। ये आपस में जो हड्डियां जो आपस में जब 2 हड्डियां मिलती हैं वहां पर उनके कारण जो है ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है। ये स्थान जहाँ कॉर्नियल अस्थियों के सिरे जो है आपस में गद्दीदार पाते, यानी कुछ थोड़ा सा मुलायम, जहाँ पर 2 ज्वाइंट आपस में मिलते हैं वहां पर हल्का फुल्का जो है थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस ज्यादा मुलायमता होती है, जिस कारण से मूवमेंट करने में आसानी होती है। क्योंकि वहां पर हम कहते हैं कि जैसे घुटने के मोड़ है आपके या कोहनी के या यहाँ पर, अगर ये साइनोवियल फ्लूइड जो बोला जाता है अगर खत्म हो जाए तो क्या होता है कि हड्डियां फिर आपस में मिलकर रगड़ने लगती हैं, और जो है कोई हड्डी का वजन जब ज्यादा लगती है तो उसके कारण से जो है हड्डी घिस जाती है और प्रॉब्लम जो है मूवमेंट में परेशानी होने लगती है। तो इसमें जो है
कहते हैं फ्री मूवमेंट करने के लिए थोड़ा, जैसे कहते हैं किसी सामान को हम कहते हैं कि आइलिंग ग्रीसिंग की जाती है, ऐसे टाइप में ही फ्लूइड जो है वहां पर ज्वाइंट्स के पास एकत्रित होता है, तो जिसके कारण से आसानी से मूवमेंट हो सकता है आपके ज्वाइंट्स में। ये विशेषता होती है इन हड्डियों की, जॉइंट होते हैं। इस ज्वाइंट में प्राय क्या होता है मेन कि यह संधि जो आपस में स्थिर रखने के लिए कार्य करती है। संधि संपूर्ण भीतर एक कोमल, एक साइनोवियल जो केमिकल जो है पाया जाता है, वो पाया जाता है, जिस कारण से इस तरह से संधि सदैव एक चिकना और नमदार द्रव्य, कहते हैं चिकनाहट, जैसे कहते हैं कि एक किसी गाड़ी पे आप जैसे डाला जाता है ना मोबियल की चलने के लिए अच्छी तरह से वर्क करे, तो ऐसा ही काम वो है ज्वाइंट पर जो है मोबिलिटी लाने के लिए, ऐसा ही एक जो है एक केमिकल की तरह, कहते हैं कि एक वो रहता है आपके उस ज्वाइंट पर, जिस कारण से आसानी से मोबिलिटी आ जाती है। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से मींस हड्डियां आपस में रब नहीं करती ना? हाँ बेटा, वही मैं तो कह रहा हूँ कि एक जैसे कि गाड़ियों में चलाने के लिए कहते हैं कि ऑयल वगैरह का यूज करते हैं, कि जैसे कि अगर दो जो है एक जो है हार्ड सरफेस के दो आपस में मिल जाएंगे, तो क्या होगा, आपस में जो है उसमें फ्रिक्शन चालू हो जाएगी, यानी कि घर्षण, जिस कारण से वो हड्डियों में कहते हैं क्षरण चालू हो जाएगी या घिसावट चालू हो जाएगी। तो क्या होगा, जो सही ढंग से काम कर रहा है वो सही ढंग से काम लगेगा। जिसमें ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिस जगह जैसे आप चल रहे हैं, अगर फ्लूइड आपका सैनुअल खत्म हो गया, तो आपस में हड्डियां क्या होंगी, उधर पर रगड़ने लगेंगी और कोई ना कोई कोना उसका घिसने लगे, जिस कारण से क्या होता है कि शरीर में विकृति, यानी कि थोड़ा सा अटपटा सा चलने लगेगा, दर्द या पेन होने लगे, जिस कारण से विकृति उसके शरीर में आ जाएगी और जो है फंक्शन भी सही से नहीं करने लगेगा। और जो है आपने देखा कि एजिंग जब हो जाती है, यानी कि लगभग 50 प्लस हो जाता है या बुढ़ापे के आसपास, ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं कि उनके घुटनों पर दर्द या कहीं ऐसे अंगों पर जहाँ पर ज्वाइंट्स होते हैं दर्द होने लगते हैं, इसी कारण से कि वो साइनोवियल फ्लूइड जो है आपका खत्म हो जाता है और जो है आपस में हड्डियां उस समय रगड़ने लगती है, इस कारण से ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती हैं प्राय। ठीक है, तो इसमें पहला सा है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स दिया गया सेक्शन ए। Gliding, these joints permit gliding movement only in the joints between the carpal bones and the wrist and between the tarsal bones and the ankle। यानी कि ग्लाइडिंग मीन्स हल्का फुल्का, यानी कि स्लिपदार वर्क करना, ये थोड़ा सा ग्लाइड कर देना, कि हाथ की जो कहते हैं ना आपकी जो है कहते कलाई के आसपास की हड्डियां जो पाई जाती हैं, या पैर की हड्डियां जहाँ पर जो है फिंगर वगैरह एंड होता है, फिंगर का एंड होता है, और जहाँ पर ये लॉन्ग बोन्स के बीच में मिलती हैं, वहां पर ऐसी हड्डियां पाई जाती हैं। कार्पस मीन्स एक जो है, जैसे कि आप जो है कलाई के पास की जो हड्डियां, जो छोटी छोटी एक हड्डियां होती हैं, वह एक ऐसी संरचना बनाती हैं, जैसे कोई आप किसी एक माले की कई गुड़िया जो आप जो नेक पर कहते हैं कि मोतियों को माला पहनते हैं, ऐसी मोतियों को माला को अगर आप जो है हाथ अपनी जो है कलाई पर बांध लें, तो उसकी संरचना उसी टाइप में एक जो है आपके जो है यहाँ पर कलाई पर पाई जाती है। तो वहां पर क्या करती है, हड्डियों का जो लोकोमोशन गति होती है ग्लाइडिंग, यानी कि हल्की फुल्की फिसलने वाली वर्क करती हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ठीक है, तो इस टाइप का जो ज्वाइंट्स होता है उसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहते हैं। इस प्रकार संधियों को फिसलने वाली संधि भी कहते हैं, क्योंकि इन संधियों को जुड़ने वाली अस्थियों में केवल इतनी ही गति क्षमता होती है कि वह थोड़ा बहुत एक दूसरे पर फिसल कर गति कर सकें। इस प्रकार संधि केवल सीमित गति की क्षमताएं प्रदान करती है। सर जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये जो वर्ड्स नए नए मिल रहे हैं, ये बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड बिटवीन टार्सल बोन्स ऑफ द एंकल, ये टार्सल बोन्स कहाँ होती हैं, रिस्ट क्या है? एक तो मैं बायो के स्टूडेंट भी नहीं हूँ। हाँ तो बेटा, ये हाई स्कूल में देखो, हमारे समय में था हाई स्कूल में ये सब चीजें थी। अब मैंने आपकी साइंस की बुक को नहीं पढ़ा है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन स्पेशली क्योंकि आपने जितना सिलेबस दिया गया है उसको हम थोड़ा सा और खोलते जाएं तो ज्वाइंट्स हम यहाँ आगे नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, अगर आप पूछ ही रही तो हम बता रहे हैं। जैसे आपने रिस्ट ज्वाइंट्स बोला ना, तो जैसा कि बात कर रहा हूँ कि आप अपने हाथ को जो टच करके जो लॉन्ग बोन्स तो हो गई आपके, जो शोल्डर से नीचे आ पाए, ठीक है ना, शोल्डर जैसे नीचे आए तो आपके क्या होते हैं, नी। ठीक है, तो जहां पर आपको हम कहते हैं कि एक हिंज ज्वाइंट्स पाई जाती है, इसके बाद फिर एक और लॉन्ग बोन पाई जाएगी, इसके बाद जैसे ही पोजीशन आपकी की बोन्स खत्म होगी और जहां पर थंब होगा, थंब के और बोन के खत्म होने के बीच में जो पोजीशन जिसको हम कलाई कहते हैं,
यहाँ पर ये बोन पाई जाती हैं। और ये जो है, जो कहते हैं कि ग्लाइडिंग बोन्स यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी ओके सेम पोजीशन अगर हम पैर की हम बात करें, तो पैर पर जो आपकी थाई, यानी कि थाई और उसके नीचे फिर आपके क्या पाया जाएगा, हिंज जॉइंट पाया जाएगा, फिर एक लॉन्ग बोन्स पाई जाएगी। लॉन्ग बोन्स के बाद में जहाँ पर हम बोलते हैं एंकल, ठीक है, कि जहाँ पर जो है आपके जो है शूज जो पहनते हैं आप, शूज जहाँ पर फिनिश होता है, आप जहाँ लेस बांधते हैं उस पॉइंट को आकर वहां पर ऐसी हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक, ओके सर, थैंक यू। अब नेक्स्ट आ हिंग जॉइंट्स। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हिंग जॉइंट्स आपकी दो हड्डी के बीच में कहाँ पर पाई जाती हैं। इसको हम हिंदी में कह के कब्जा संधि भी कहते हैं। कि जैसे कब्जा मीन्स इसलिए कहते हैं कि आपको समझने में आए कि जैसे आपका दरवाजा होता है कि आपको एक साइड के लिए खुलता है, दूसरी साइड नहीं जाता, यानी कि अगर अंदर खुल रहा है तो अंदर क्यों खुलेगा, बाहर की तरफ उसके पल्ले नहीं जाते हैं, ठीक है, दरवाजे के। तो ऐसे ही हिंग्स जॉइंट्स के एग्जाम्पल आपके नी पर होते हैं। कि आपने देखा है कि आपको जो है फोल्डिंग पोजीशन जो होती है, हाथ जो है अक्सर आपके क्या होते हैं, इनसाइड अंदर की तरफ ही मुड़ते हैं। ठीक है, और पैर क्या होते हैं, पैर अक्सर पीछे की तरफ, यानी कि पीछे के हिप की तरफ ही जाते हैं। और उसको आप सीधा आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते। अगर आप मोड़ देंगे क्या होगा, टूट जाएगा, या तो फिर चलने फिरने की आपकी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी। तो इस टाइप के जैसे जॉइंट होते हैं उनको हम हिंग्स जॉइंट्स कहते हैं। These joints permit angular movement in the direction like a door on this hinge. The movement of these joints are the called flexion, and the extension is the humerus and the ulna, knee and the ankle joints, and the joints of the phalanges. इस तरफ के ज्वाइंट्स जिसको हमने बताया कि हिंज ज्वाइंट्स कहते हैं। इस तरह की संधि क्या कहते हैं, इसको दूसरे में शब्द में कब्जेदार संधि बताया, या कोर संधि भी कहते हैं, या एक कहते हैं कि एक शब्द और था हिंदी में, हाँ, यानी कि उसको जैसे गांव देहातों में कहते हैं ना कि चूलदार संधि, इसको भी कहते हैं। इस संधि के उदाहरण मेन कहते हैं कि इस ज्वाइंट्स का उदाहरण कोहनी और घुटने की जो है मेन है। और इसको हम जो है इस टाइप के जो है हम एक हमारे जो है जबड़े पर भी देखने को मिलते हैं कि हमारा मूवमेंट का जबड़े का एक ही साइड पे होता है, पूरा नहीं होता। तो दो जहां पर जबड़े आपस में मिलते हैं तो आपने देखा कि मूवमेंट आपका किस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है इस टाइप का ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स हैं। कैंडेलॉइड ज्वाइंट्स 3rd नंबर पर है। बेटा ये आवाज किसकी खांसने की बहुत आ रही है? इसको हम हिंदी में कैंडेलॉइड ज्वाइंट्स को मुंडक संधि भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से मुख्य रूप से आपकी फिंगर यानी कि मेटाकार्पल तथा अंगुलिस यानी कि फ्रेंजुलस के बीच पर बने जोड़ों को कहते हैं। इस प्रकार की संधियां सिर्फ 2 प्रकार की गतियां करने में सक्षम होती हैं, लेटरल मूवमेंट तथा आगे या पीछे करने की गतियां होती हैं। इनको हम कैंडेलॉइड जॉइंट्स कहते हैं। These joints allow the angular movement in the 2 direction. Wrist joint movement of this joint include the flexion, extension, adduction, and the abduction, and the circumtension, but no rotation. इसमें से जो आपके ज्वाइंट्स बताए गए कि 4 तरह के ज्वाइंट पर मूवमेंट देखने को मिलता है। इसमें जो चारों तरह के जो है ज्वाइंट के जो मूवमेंट जो है बताए गए हैं, तो अगर हम उसको डिटेल पर लेके अभी चलें चारों वर्ण को, तो लगभग आपका क्लास की टाइमिंग खत्म हो जाएगी। अगर आप कहें तो इन चारों टाइप के ज्वाइंट्स का मूवमेंट मैं बता दूं कि कैसा होता है जो वर्ण आए हैं, अगर आपकी इच्छा हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं इसको छोड़कर। ओके सर, बता दीजिए। बता ही दें डिटेल में, ठीक है, तो फिर जो है बता ही दे रहा हूँ कि ज्वाइंट्स हैं इनका वर्क क्या, जो ज्वाइंट्स के जो है नाम आए हैं इनके बारे में थोड़ा मैं भी
टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। हाँ, यस, पहला वर्ड्स आया है आपके में जैसे फ्लेक्शन, ठीक है। तो bending the parts at the joints so that angle between the dices and the part come close together behind the lower limb at the knee, ठीक है। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है, हम जो फ्लेक्शन कहते हैं, कि ये आपका हाथ जो होता है, कि हाथ को आप जो है अपने नी से मोड़कर अपने इसके पास तक लाएं, किसके, शोल्डर के लेवल, तो इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है इसमें से एक्सटेंशन, यानी कि फैलाना। जैसे आपने एक अपोजिट क्रिया की फ्लेक्शन में आप पास लाए और उसको बॉडी से दूर ले जाना, तो हम लोग फ्लेक्शन बोलते हैं। और इसमें थर्ड था एडक्शन, मूविंग द पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कि जैसे आपको पीटी बोली जाती है कि आप जब बगल से अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, बगल शोल्डर लेवल की तरफ, तो हम कहाँ को एबडक्शन बोलते हैं। एबडक्शन मीन्स मूविंग द, यानी कि आपकी जो साइड लाइन होती है, बीच मिडिल लाइन, इससे आपको बॉडी पार्ट से दूर ले जाना, उसको हम कह देते हैं एबडक्शन। और वापस पुनः अपनी अटेंशन पोजीशन पे आ जाने को हम जो है इसको हम बोलते हैं एडक्शन। और सरकमटेंशन मीन्स ऐसी मूवमेंट जो चारों तरफ घुमा सकता हो। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे कि बॉलर कोई हाथ को घुमा, बॉलिंग करते समय हाथ घुमाता है, तो उसको सरकमटेंशन नहीं कहते। सरकमटेंशन इज द मूवमेंट विच टेक प्लेस बिटवीन द हेड of the bones and it the articular cavity. This kinds of the motion is the best seen in the shoulder and the hip joints, ठीक है। इस तरीके जो है सरकमटेंशन यानी कि घुमाने वाला हम जो है जॉइंट जो है हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जो है हमारे हिप और शोल्डर पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक कंपाउंड क्रिया है, जो है पूरी सामूहिक क्रियाएं जो होती हैं घुमाने की, वो सरकमटेंशन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जो है मेन जो हल्का फुल्का जिसमें दिया हुआ था, उसको एक सूक्ष्म रूप से बताने की कोशिश की है, ठीक है, जॉइंट्स। तो अभी जैसे कि अब नेक्स्ट है आपका सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स, these joints permit a great freedom of the movement. If the joint thumbs, it the enable the thumb to oppose the finger, यानी कि आपका जो सैंडल जॉइंट्स होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका थंब का है। थंब की आपकी पोजीशन कैसे हो सकती है, आप कैसा मूवमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है सैडल जॉइंट्स का एग्जांपल। या हम इसको हम कह सकते हैं, इस संधि को एक घुराग संधि भी कहते हैं हिंदी में रूप में। इसमें एक संधि का एक उत्तल सिरा दूसरी अस्थि की अवतल रचना के शरीर में जुड़ जाना, इस स्वतंत्र कब्जे के समान गति संभव बनाता। उदाहरण, ऐसी गति की क्षमता अंगूठे की अस्थि तथा उनके आसपास की हड्डियों में देखने को मिलती है, अंगुली में। इस तरह के यानी कि चारों तरफ घुमा लेने का, मूवमेंट कर लेने का, ये एक जैसे कि गति, घूर्णन गति कहते हैं। तो ये रोटेशन वाली क्षमताएं जहां पर होती हैं, उसको हम सैडल जॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ball and socket joint. These joints have a angular movement in all direction and a pivot movement. In this form of the joint, a more or less rounded hand is of the cup-like cavity. Shoulder joint and the hip joint are the एग्जाम्पल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हम इसको बॉल और सॉकेट के रूप में जॉइंट के नाम पर भी जाते हैं। इसमें 360 डिग्री पर लगभग जॉइंट्स का मूवमेंट होता है। तो एक जैसे हम कहते हैं कि किसी कप में आपकी कोई एक कप बॉल एंड सॉकेट, किसी बॉल को किसी सॉकेट में रख दिया जाए, उसका मूवमेंट देखने को मिलता है, कप और सॉकेट बोलते हैं को। तो ये जॉइंट होता है कि आपके ये शोल्डर पर पाया जाएगा, कंधों पर, और यह है आपके हिप पर पाया जाता है, इस टाइप का जॉइंट्स। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मूवमेंट देखने को मिलता है तो बॉल एंड सॉकेट में देखने को मिलता है। इसको हिंदी में कंदूक उल्लूखर संधि, गेंद या प्याले नुमा संधि भी बोला जाता है। इस संधि
एक दूसरे के सिरा गोल रहता है, इसलिए यह दोनों सिरे गेंद एवं संधि बनाते हैं, जो अस्थियों को छोर पर उपस्थित एक पतली सी संधि रहती है और दोनों अस्थियों में लिगामेंट के माध्यम से आपस में जुड़ी रहती हैं। इसमें मेन रोल जो होता है कि इसको मूवमेंट देने में लिगामेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इन संधियों को। कहते हैं कि बॉल एंड सॉकेट में इनका जो है एक बैलेंस ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट करने में सहायता देते हैं लिगामेंट। दोनों सिरा आपस में फिट होकर एक जो है संधि बनाते हैं, जिसे हम जो है प्राय जो है उसको नाम से बॉल एंड सॉकेट के नाम से जाते हैं। ये जो है आपके बता दिए शोल्डर और हिप पर देखने को मिलते हैं। लास्ट है पिवट जॉइंट्स। दीज आर द जॉइंट विद द रोटेशन मूवमेंट इन वन एक्सिस इन दिस फॉर्म ऑफ द रिंग रोटेशन अराउंड द pivot or the pivot like process rotate within the ring being the formed is the bone or the cartilage atlas at the axis bones at the top of the neck। यानी कि इस टाइप का बोन्स का जो रोटेशन होता है आपके जो हम कहते हैं कि एक रिंग टाइप का, तो ये आपके हेड में जो कहते हैं कि आपकी जो बैक बोन होती है, बैक बोन के सबसे ऊपर नेक पे जो है हेड जुड़ा होता है, उसका जो रोटेशन देखने को मिलता है, यह रोटेशन वहां पर देखने को मिलता है पिवट जॉइंट्स का। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका यही है नेक पर होने वाला रोटेशन। ये है सर, हाँ ये मैं दिखा रहा हूँ इनको, देखिए अच्छा अच्छा, ये पिवट जो ये इस जगह पे हेड और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है ये। दिख रहा हूँ। आपकी बैक बोन अगर मानी जाए तो 1 to 7 नंबर की जो बोन्स होती हैं वो जो है गर्दन पर पाई जाती है, जो उसकी टॉप ऑफ द बोन होती है, जहां पर एक मुंडी आपकी जिसके एडजस्ट के उसको पिवट बोलते हैं, वहां पर आकर एडजस्ट होती है। जैसे कील पर आप किसी कील की नोक पर किसी चीज को रख दें तो उसका मूवमेंट आपको कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, राउंड शेप एक रिंग के समान संरचना देखने को, आपको संरचना क्या एक मूवमेंट देखने को मिलता है। सिस्टम होता है हैं? जो स्केलेटल सिस्टम होता है जो आप पढ़ा रहे हैं, ये हड्डियों का वो स्केलेटल सिस्टम, वो मेल्स और फीमेल्स का सेम होता है या अलग अलग होता है? हाँ बेटा, कुछ जगह पर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे शेप और साइज बोला जाता है कि लगभग एक समान होती है, सबका मूवमेंट लगभग एक होता है, लेकिन कुछ ज्वाइंटों पर आकर कुछ जो हम कहते हैं कि एक पेक्टोरल जैसे गर्डल बोली जाती है। ठीक है, बीच में तो हम बता दूंगा, दें जो डिफरेंस है, तो पेक्टोरल गर्डल जो होती है यहाँ पर डिफर होता है दोनों में, मेल और फीमेल का। जो डिफरेंस कहते हैं कि जिस समय कहते हैं एक्सरे किया जाता है, कि आपने देखा है कि बहुत से लोगों को पहले एक प्रचलन था कि जो है हमारे न्यू बॉर्न बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिफरेंस जो होता है तो पेक्टोरल गर्डल के आधार पर एक्सरे के माध्यम से डॉक्टर लोग देख लेते थे, क्योंकि उस समय पूरे कहते हैं कि बॉडी पार्ट जो है डेवलप नहीं होते हैं, तो आप कैसे डॉक्टर जान लेता है आफ्टर 4 मंथ और 6 मंथ के बाद। तो वहां पर जो पेक्टोरल गर्डल होती है तो वहां का जो शेप और साइज होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, उसके आधार पर डिफरेंशिएट कर लेता है डॉक्टर कि ये मेल होगा या इसका फीमेल होगा। ठीक है, तो ये अंतर को हम इसमें स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल वो उसका सामान्यता जिसे कहते हैं कि एब जो कमर का जो पोर्शन होता है एक मेल का होता है, होगा तो ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, लेकिन जो है फीमेल का होगा वो चौड़ा होता है। ठीक है, कि उनकी अलग कंडीशन होती है, वो अलग एक टॉपिक है। जो आपने पूछा उसका आंसर यही है कि जो है यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। और दूसरी बात, उनकी बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स की बोन्स जो है थोड़ा कमजोर होती हैं, बॉयज की बोन्स ज्यादा मजबूत होती हैं, और उनके शोल्डर लेवल बॉयज के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, शोल्डर की जो बोन्स ज्यादा मजबूत होती हैं। ये डिफर होता है थोड़ा सा। और किसी चीज में आप सोचिए कि 206 हड्डियों में हमारे कमियां ज्यादा हैं, ये नहीं होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, प्रोसेस एज के साथ बढ़ने की जो होती है, कि जैसे एडोलसेंस एज बोली जाती है गर्ल्स में 11 to 70 बोली जाती है, और बॉयज में 12 to 18 बोली जाती है। ये थोड़ा सा डिफर एज कहते हैं, थोड़ा सा ग्रोथ में डेवलपमेंट में थोड़ा सा ये अंतर आता है। ठीक है, और अंतर ये भी आता है कि कुछ ग्रोथ गर्ल्स की जल्दी हो जाती है बॉयज की अपेक्षा, बॉयज का थोड़ा समय लगता है
और ज्यादातर थोड़ा लंबे टाइम तक होता है। और गर्ल्स जो है अधिकतर जो है 15 या 14 की एज तक लगभग डेवलपमेंट उनका पूरा सा हो जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है रवि सर, टाइम ओवर हो गया इनका। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम में